ये चैप्टर 31 है और चैप्टर 31 में हमने जो पहला पार्ट करा था उसमें पीसेंट्री अंडर कॉलोनिज्म हम कर चुके हैं। उसके बाद सर्वे ऑफ अर्ली पीसेंट मूवमेंट्स में इंडिगो रिवॉल्ट हम कर चुके थे, पबना एग्रेगरियन लीग्स कर चुके थे, डेक्कन रियॉट्स कर चुके थे। उसके बाद जो चेंज्ड हुआ था नेचर पीसेंट मूवमेंट्स का 1857 वो भी हमने है ना डिस्कस कर लिया था। जिसके बाद हमने वीकनेसेस देखी थी कि वो वीकनेसेस क्या थी इन मूवमेंट्स में। अभी हम जो सेकंड पार्ट है इसमें ये डिस्कस करेंगे कि लेटर मूवमेंट्स क्या थे इसके बाद 1857 के मूवमेंट्स के बाद। तो जो पीसेंट मूवमेंट था 19th सेंचुरी का उसमें है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किस चीज़ का, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का। फिर जैसे कि आप स्पेसिफिकली ये जो इन्फ्लुएंस था फ्रीडम स्ट्रगल का वो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में देखने को मिलेगा। उसके बाद किसान सभा मूवमेंट हुआ था। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो अवध के तालुकदार थे उन्हें ना उनकी जो ज़मीन थी वो वापस मिल गई थी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो उनकी पकड़ थी, जो लैंड लॉर्ड्स जो थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स जो थे, तालुकदार थे, तो उनका जो एग्रीगेरियन सोसाइटी में जो होता है ना से होता है, कह सकते हैं कि उनका जो बोलबाला हो चुका था प्रोविंसेस में। तो मेजॉरिटी ऑफ जो कल्टीवेटर्स थे है ना उनके ऊपर क्या होने लगा, हाई रेंट्स लगाने लगे ये लोग, बेदखली करने लगे और इलीगल लिवाइस लगाने लगे। ठीक है, और रिन्यूएबल फ़ीस की नई फ़ीस लगाई जाएगी, इस तरीके से नई नई फ़ीस लगाने लगे जिसे नजराना भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था उसमें क्या हुआ कि जैसे ही कोई बार होती है तो जो फूड की और जो अदर नेसेसिटीज़ की चीज़ होती है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो यही सेम चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई थी। तो इससे जो कंडीशंस थी पीसेंट की यूपी में वो और भी ख़राब हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि जो यूपी में है ना होम रूल एक्टिविस्ट वर्क कर रहे थे तो उन्होंने है ना किसान सभा ऑर्गेनाइज करना शुरू की। और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो थी वो सेटअप हुई थी फरवरी 1980 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। तो जो इसमें मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था। जून 1919 में यूपी किसान सभा की कितनी हो गई थी, 450 ब्रांचेस हो गई थी। और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे झिंगुरू सिंह, दुर्गापाल सिंह, बाबा रामचंद्र, ये सब इसके मेन लीडर्स थे। फिर जून 1940 में बाबा रामचंद्र ने नेहरू जी को बोला कि आप इन विलेजेस में जो सफ़र कर रहे हैं इनमें प्लीज़ विज़िट करिए। और फिर इसी टाइम पे जो नेहरू थे उन्होंने क्लोज कॉन्टेक्ट्स बना लिया था विलेजर्स के साथ। और 1920 में अक्टूबर में क्या हुआ, अवध किसान सभा जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। क्योंकि क्या होता है जैसे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स बन गए थे उसी तरीके से कुछ नेशनलिस्ट रैंक इनमें भी हुई थी जिनमें है ना नहीं बनी। तो जिसके कारण एक अवध किसान सभा भी बन गई थी अक्टूबर 1920 में। फिर जो अवध किसान सभा थी उन्होंने है ना किसान को कहा कि वो अपना रेंट तब तक बेदखली तक नहीं दे। ठीक है, और उसके बाद है ना ही वो कोई हरी या फिर बैगर, मतलब कोई भी ऐसा अनपेड लेबर जो बड़े लैंडलॉर्ड्स को दिया जाता है वो दें। और जिन्होंने इन कंडीशंस को इनकी एक्सेप्ट नहीं करा था तो ये क्या करते थे, उसका बॉयकॉट कर देते थे, उनका बहिष्कार कर देते थे। बॉयकॉट मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे हमारे सेक्शन में, हमारी कम्युनिटी में या हमारे है ना क्लास में किसी ने ये डिसाइड करा है कि हम ऐसा करेंगे कि हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे 10 रुपये। अगर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जो नहीं करेगा हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे दोस्ती नहीं रखेंगे टाइप ऐसा होता है ना। तो उस तरीके से बॉयकॉट करने की यहाँ पे बात करिए, सोशली बॉयकॉट करने की, कि उसे पानी लेने देंगे कुएं से। ठीक है, उसको है ना अपनी शॉप से सामान नहीं देंगे, उसको ये बाल नहीं काटेगा नाई, इस टाइप की सोशल बॉयकॉट की बात की है यहाँ पे। फिर एंड टू सॉल्व दीज डिस्प्यूट्स थ्रू पंचायत, और जो भी है ना डिस्प्यूट्स होंगे उनके वो क्या करेंगे, पंचायत में जाके उन्हें सुलझाएंगे। फिर अर्लियर फॉर्म्स, पहले क्या हुआ कि मास मीटिंग्स और मोबिलाइजेशंस को इन्होंने है ना ज़रिया बनाया। फिर जो पैटर्न था एक्टिविटी की वो चेंज होने लगी 1921 जनवरी से। वो क्या हुआ कि ये लोग क्या करने लगे, बाज़ारों को लूटने लगे, हाउसेस को और जो भंडार होते हैं उनको, और क्रैशेस भी होने लगा पुलिस के साथ। जो सेंटर्स थे एक्टिविटी के वो प्राइमरीली कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे, रायबरेली, फैज़ाबाद और सुल्तानपुर। और फिर धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गया। उसका मेन रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने भी है ना अपने साइड से प्रेशर किया और एक नया एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट।
तो मैं इसको है ना एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि लेटर मूवमेंट्स में 20वीं सेंचुरी में नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत इम्पैक्ट था। और फिर जो किसान सभा मूवमेंट था 1857 के बाद है ना 19वीं सेंचुरी में क्यों आया, क्योंकि जो बड़े तालुकदार थे उनको उनका लैंड वापस मिल गया था। और जब उनको वापस लैंड मिला तो वो मनमानी करते थे, हाई रेंट या फिर इलीगल लिवाइस वगैरह इविक्शन करना, ये सब करते थे। और प्राइजेस जो थे बाकी बेसिक कमोडिटीज़ के वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस। तो फिर उसके बाद होम रूल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने किसान सभा ऑर्गेनाइज़ की यूपी में। फिर यूपी यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा इसको इस्टेब्लिश करा था गौरी शंकर मिश्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, मदन मोहन मालवीय, झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह और बाबा रामचंद्र ये जो थे इन्होंने इसे सपोर्ट करा था। फिर अवध किसान सभा बन गया क्योंकि नेशनल स्ट्रेंथ्स में क्या हो गया, डिफरेंसेस थे। अवध किसान सभा ने है ना रिफ्यूज़ करा था कि आप है ना ऑफ़र नहीं करेंगे हरी और बैगर को, और रेंट भी पे नहीं करेंगे जब तक बेदखली ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो पैटर्न था मतलब मास मीटिंग वगैरह करते थे पहले तो, बट उसके बाद बाज़ार लूटने लगे एटसेट्रा, ये सब होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट शांत हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने भी प्रेशर किया और अवध रेंट एक्ट भी पास हो गया था इस वजह से। उसके बाद हम ईका मूवमेंट देखेंगे। ईका मूवमेंट में क्या हुआ था कि 1921 के लास्ट में, ठीक है, एंड में जो पीसेंट डिसकंटेंट था वो फिर से सामने आया था नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट में यूनाइटेड प्रोविंस के, जैसे हरदोई, भारत और सीतापुर में। इश्यूज़ जो थे उनके वो ये थे कि बहुत ज़्यादा रेंट, मतलब हाई रेंट 50% जो कि ज़्यादा था रिकॉर्डेड रेंट से, उसकी डिमांड की जा रही थी वहाँ के पीसेंट से। उसके बाद जो उत्पीड़न होता था, ऑपरेशन होता था ठेकेदार के द्वारा, जो ठेकेदार होते थे वो एक्चुअली पे इंचार्ज होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स, और जिसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई किसान है, ठीक है, वो किसी और की खेत में खेती करके अनाज उगाता है, तो वो जो अनाज उगेगा उसमें से कुछ शेयर वो जिसका है ना लैंड है, जो इसका ऑनर है, लैंड ऑनर है, उसको देगा। तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस थी उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे थे। वो ज़्यादा शेयर डिमांड करते थे इन लोगों से और उनके पास कुछ नहीं बचता था पीसेंट्स के पास। तो ये भी एक इशू था। फिर मीटिंग जो थी ईका और यूनिटी मूवमेंट की, उसमें रिलीजियस रिचुअल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिसमें लोग कसम खाते थे कि वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेंट ही पे करेंगे, और वो जो पे करेंगे रिकॉर्डेड रेंट को वो टाइम पर पे करेंगे। अगर कब्ज़ा हो जाता है तो वो अपना ज़मीन छोड़कर नहीं भागेंगे, और वो कोई भी फोर्स्ड लेबर परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी है ना हेल्प नहीं लेंगे क्रिमिनल्स की, मतलब क्रिमिनल्स को कोई हेल्प नहीं देंगे, गिव नो हेल्प टू क्रिमिनल्स। और पंचायत के डिसीज़न का पालन करेंगे, पंचायत के डिसीजंस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और जो लीडरशिप थी ईका मूवमेंट में वो मदारी पासी और अदर लोअर कास्ट के जो लीडर्स थे या फिर स्मॉल ज़मींदार थे उन्होंने दी थी। उसके बाद 1922 के बाद जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने है ना बहुत ज़्यादा दमन करा इस मूवमेंट का, मतलब इसको दबा दिया। तो इस तरीके से जो ईका मूवमेंट था वो हमें देखने मिला कि ईका मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, नॉर्थन पार्ट्स में हुआ था यूनाइटेड प्रोविंसेस में। हाई रेंट, ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार, प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट, ये उसके इश्यूज थे। और यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इनकी मीटिंग्स में, जैसे कि पहना रिकॉर्डेड रेंट ही देंगे और ज़मीन छोड़कर नहीं जाएंगे, फोर्स लेबर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्रिमिनल्स को हेल्प नहीं करेंगे, पंचायत के डिसीजंस को फॉलो करेंगे। फिर मपिला रिवॉल्ट पर आते हैं। तो जो मपिला जो थे वो क्या थे, मुस्लिम टेनेंट्स थे। मुस्लिम टेनेंट्स क्या होता है, टेनेंट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई दूसरे की ज़मीन पर जब हम किराए पे लेके है ना उसके ऊपर खेती करते तो वो हम टेनेंट्स कहलाते हैं फिर। तो वो होते टेनेंट्स। और जो मालाबार रीजन था वहाँ पे मपिलास जो थे वो मुस्लिम टेनेंट्स थे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जिनका खुद का लैंड होता था और जो उसके ऑनर होते थे वो ज़मींदार हिंदू थे। तो क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हर जगह इंडिया में यही प्रॉब्लम थी कि जो ज़मींदार थे वो अपनी मनमानी करते थे, और वही सेम यहाँ पर हो रहा था कि जो हिंदू बाय रिलीजन थे ज़मींदार वहाँ पर वो यही कर रहे थे। तो यहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेनर थी कि कितने टाइम तक हमारे पास ये ज़मीन रहेगी, वो भी वो डिफाइन नहीं करते थे। उनको अपनी मनमानी चलाते थे, हाई रेंट्स डिमांड करते थे, कभी कभी रिन्यूअल फीस वो कर देते थे, ठीक है। तो और अदर ऑपरेसिव एग्जैक्शंस यहाँ इन्वॉल्व थे। तो अब जो मपिला टेनेंट्स थे वो कब इनकरेज हुए, ठीक है, जब है ना कांग्रेस ने डिमांड करी
एक बॉडी की कांग्रेस लोकल कांग्रेस बॉडी जो थी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की, कि गवर्नमेंट का कोई कानून आए जो क्या करे, रेगुलेट करे टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस को। तो इस वजह से ये जो मपिलास थे वो एनकरेज थे। और जो लीडर्स थे खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, जैसे गांधी, शौकत अली, ठीक है, और ये मौलाना आज़ाद, इन लोगों ने क्या करा था, जो मपिलास की मीटिंग्स होती हैं उसको भी संबोधित किया था कई बार। और जो अरेस्ट हो गया था नेशनल लीडर्स का, उसके बाद ये जो लीडरशिप थी इस मपिला मूवमेंट की, वो है ना मपिला रिवॉल्ट की, वो वापस लोकल लीडर्स के हाथ में आ गई थी। पर क्या हुआ कि बहुत बड़ा टर्न तब आया जब अली मुजालियर, ठीक है, अली मुजालियर जो थे एक रिस्पेक्टेड प्राइस लीडर थे इन मपिलास के, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो जैसे ब्रिटिश की जो सिंबॉलिक अथॉरिटी होती है, ठीक है, जैसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन, ट्रेशरीज ऑफिसेज, ठीक है, ये सब क्या थे, टारगेट में थे। उनके साथ साथ जो भी है ना जमींदार, कुख्यात जमींदार थे, मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हुआ करते थे, जिनका नाम लोगों ज़ुबान पे होता था, वो सारे टारगेट बने। फिर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। फिर जिसके बाद बहुत से हिंदूज जो थे उन्होंने सपोर्ट करा था ये अथॉरिटीज़ को। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो एक एंटी गवर्नमेंट की ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ था, उसने कम्युनल कलर लेना स्टार्ट कर दिया था। और फिर धीरे धीरे ये जो कम्युनलाइजेशन था रेवेलियन का, इसने है ना जो मपिलास को आइसोलेटेड कर दिया था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे। क्योंकि खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा था कि जो खिलाफत पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है, जो कैलीफेट वाला जो है ना इशू था कि टर्की में जो होते थे है ना खलीफा, उसकी उपाधि को है ना वो निष्कासित करा जा रहा था, ऐसा कुछ था। तो उसमें क्या हुआ कि जो यहाँ पे मुस्लिम थे है ना इंडिया में, उन्होंने है ना उस इशू को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट बनाया था। और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1920s में, उसको साथ में इन्वॉल्व करके, दोनों को साथ में मिला के है ना मुस्लिम हिंदू यूनिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट थे। तो जब ये है ना बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की यूनिटी से बिल्कुल अगेंस्ट था, तो ये क्या हो गया, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बिल्कुल अलग हो गया था इस वजह से। फिर 1921 में सारे जो रेसिस्टेंस थे वो सारे ठंडे हो गए। फिर बारदौली सत्याग्रह हम देखेंगे तो क्या था, बारदौली एक तालुका था जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ पे ये देखने मिला कि गांधी जैसे ही आए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुका था। पर मूवमेंट कब हुआ, जनवरी 1926 में, जब अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, रेंट को 30% बढ़ा देंगे। तो कांग्रेस लीडर्स ने एक बारदौली इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसने ये बताया कि जो रेवेन्यू हाइक है वो बिल्कुल अनुचित है, अनजस्ट है, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इस मूवमेंट को लीड करने गए, और वहाँ की जो मूवमेंट थी उन्हीं ने ही है ना इनको ये सरदार की उपाधि दी थी। और जो बारदौली पीसेंट्स थे उन्होंने ये निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, पेमेंट्स जो है रिवाइज असेसमेंट की वो नहीं देंगे जब तक गवर्नमेंट जो होती है एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, अपॉइंट नहीं करती, और हमारे जो करंट अमाउंट है उसे एज अ फुल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। तो मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कर्स कैंप्स लगाए थे इन्होंने तालुका में, पटेल साहब ने। और बारदौली सत्याग्रह पत्रिका, ठीक है, इसे है ना लाए थे वो, ताकि पब्लिक ओपिनियंस को स्प्रेड किया जा सके, फैलाया जा सके कि लोगों की राय क्या है इस मुद्दे पे। उसके बाद इंटेलिजेंस विंग सेटअप की गई थी टेनेंट्स की, जो है ना, और ये मतलब एक इंटेलिजेंस विंग सेटअप करी गई थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो टेनेंट्स हैं उनमें से कौन से टेनेंट्स जो हैं वो मूवमेंट के रिजोल्यूशंस, मूवमेंट के संकल्प को है ना फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो फॉलो नहीं करता था उसमें भी ये क्या करते थे, सेम सोशल बॉयकॉट करते थे। तो स्पेशल एम्फेसाइज दिया गया था कि वो वुमेन जो है वो भी पार्टिसिपेट करे इस मूवमेंट में आगे आकर। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी जो थे उन्होंने, सॉरी फॉर नॉइस, लालजी नारंगी जो थे उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से सपोर्ट में रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद रेलवे स्ट्राइक भी हुई थी बॉम्बे में, और गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस्टेब्लिश करी थी
ठीक है, वो कमेटी भी इस्टेब्लिश करी थी, जिसको ब्रूमफील्ड मैक्सवेल कमीशन कहा जाता है, जिसने कहा कि 30% नहीं 6% रेंट होना चाहिए। उसके बाद 1930 में पीसेंट अवेकनिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी ग्रेट डिप्रेशन के कारण इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि क्या हुआ था 1930s के पहले भी 1926 के टाइम पे यूएसए में है ना ऐसा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जो कि है ना इन्फ्लुएंस कर रहा था बहुत सी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो वही था, ठीक है, जिसके कारण ये इन्फ्लुएंस हुए थे, पीसेंट अवेकनिंग इन्फ्लुएंस हुई थी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसने फॉर्म ले लिया था नो रेंट नो रेवेन्यू मूवमेंट का मैनी एरियाज़ में। तो और जो डिक्लाइन था एक्टिव फेस मूवमेंट का 1932 में, तो बहुत से न्यू एंट्रेंट्स हुए थे एक्टिव पॉलिटिक्स में, जो कि सूटेबल आउटलेट देखने लगे थे, मतलब कि कौन से दूसरे तरीके हो सकते हैं जिससे हम इन एनर्जीज़ को रिलीज आउट करें और ऑर्गेनाइज कर पाएँ इन पीसेस को। तो अभी इस पार्ट में यहीं तक डिस्कस करते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। और थैंक्स ह्यूज थैंक्स टू एवरीवन हु वॉच्ड माय लास्ट वीडियो, क्योंकि मैंने यही सोच रखा था कि अगर 10 लोग भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड with such a response which I got on that video. Thank you for that. Thank you for supporting everyone.